आ रहे हैं और इसराइल का ये कहना है कि जो ईरान की फ़िज़ाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पे इसराइल के कंट्रोल में है। वो ऐसे कि उन्हें लगता है कि अब उनके तैयारे फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरे ईरान के ऊपर। क्या ये बात ठीक है? लेकिन ये एक इसराइल का दावा है और उन्होंने ये कहा कि वो ईरान में जहाँ चाहते हैं अपने एयर जेट्स वो ले जाते हैं, फाइटर जेट्स। और ईरान की कोई एयरफोर्स तो है ही नहीं, सिर्फ उनके पास कोई एयर डिफेंस का सिस्टम है और वो भी ईरान के पास महदूद है। जो असल सलाहियत है ईरान की वो उनकी मिसाइल की ताकत, जिससे वो लगातार अटैक कर सकते हैं। और कुछ ईरानी सोर्सेज के बकौल वो बड़े लंबे अरसे तक रोजाना की बुनियाद पे मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं इसराइल पे। यानी उनके पास इतने मिसाइल हैं कि वो इसराइल को मुकम्मल तौर पे तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि ईरान की जो एयर स्पेस है उस पर इसराइल ने अपना कंट्रोल कर लिया है। अब ये इसके ऊपर ईरान का मौक़िफ़ आएगा, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो सुबह सवेरे ईरान ने हमला किया है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इसमें 100 के करीब मिसाइल ईरान ने एक साथ दागे हैं इसराइल पे। 8 इसराइली इसमें हलाक हुए हैं और 300 से जायद इसके अंदर जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब जो ईरान की वजारत सेहत है वो ये बता रही है कि इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक 224 अफराद शहीद हुए हैं और 90% आम शहरी हैं। बाकी जो है वो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई जर्नल्स हैं, वो भी इसके अंदर शहीद हो गए हैं। तो 224 अफराद ईरान की जानिब से शहीद हुए हैं, जबकि अब इसराइल का नुकसान भी हो रहा है। इसराइली जो है मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और बड़े अजीबोगरीब मनाजिर हमने देखे। इससे पहले जब जब इसराइल कोई लड़ाई लड़ता है और जैसे ही उसके शहरी जाकर अपनी हिफाजत के पेश नज़र यूरोपियन एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। हमने ये मनाजिर एक मरतबा नहीं कई मरतबा देखे। जैसे ही इसराइली शहरी यूरोप में दाखिल होते हैं उनके एयरपोर्ट्स पे तो वो इसराइली झंडा लेकर जाते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसराइल गुज़िश्ता 2 सालों से एक ऐसा जुल्म और जबर कर रहा है। उन्होंने एक ऐसी बर्बरियत शुरू कर रखी है गजा में जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा इमेज तबाह हो गया है पूरी दुनिया में। अभी कुछ विजुअल मैंने देखे, फ्रांस के दारुल हुकूमत में जब एक फ्लाइट उतरती है तो उसमें से निकलते हैं इसराइली पैसेंजर्स जो अपनी जान बचा कर आए हैं। वो जैसे ही वहां पे उतरे उन्होंने इसराइल के झंडे निकाले और नारे लगाना शुरू किए तो सामने जो शहरी मौजूद थे, जितने भी एयरपोर्ट पे लोग थे, उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वो गर्मजोशी नहीं थी बल्कि एक सर्द मुहारी थी और इसराइली शहरियों के खिलाफ एक रिएक्शन था। इसराइल और इसराइल के शहरियों को यह समझना पड़ेगा कि जिस तरह के जंगी जनून में वो मुब्तला है उससे दुनिया में उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा बल्कि दुनिया उनके खिलाफ होती चली जा रही है। और ये मनाजिर हमने देखे हैं, अभी हमने ये मनाजिर फ्रांस में देखे हैं, बाकी जगहों से भी आपको ऐसे मनाजिर नजर आएंगे। पूरी दुनिया में एहतजाज हुए हैं, बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं गजा के लोगों के हक में। नीदरलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, उसको देखने के बाद मैं हिल गया था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा एहतजाज करने की इजाजत पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं दी जितने बड़े एहतजाज अमेरिका में, बरतानिया में, नीदरलैंड में, दुनिया के बहुत सारे और मुल्कों में हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त जो हुकूमत है वो ऐसा लगता है कि इसराइल को शायद खुश रखना चाहती है। वो किसी को इसराइल के खिलाफ बात ही नहीं करने देते और किसी को फलस्तीनियों के हक में निकलने ही नहीं देते। जो निकलते हैं उन्हें वो मारते हैं। अगर कोई फलस्तीन का झंडा उठा ले तो वो उससे झंडा छीन लेते हैं। दूसरे ममालिक के जो खिलाड़ी हैं वो फलस्तीन के झंडे लेकर घूमते हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्टेडियम के अंदर भी अगर कोई फलस्तीन का झंडा लेकर आ जाए तो उससे वो झंडा छीन लिया जाता है। अभी तक जो ईरान ने इसराइल को नुकसान पहुंचाया जिन एरियाज में, यहां पे मेरे पास सामने इसराइल का नक्शा मौजूद है और इसके जितने इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वहां पे ईरान ने स्ट्राइक किया है। और अब तक की इत्तला के मुताबिक डिफरेंट लोग इसमें बड़ा अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं। रजी ताहिर साहब और उनकी टीम बहुत अच्छा रिपोर्ट कर रही है और वो इस मामले के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब जो कामयाबियां ईरान को मिली है उनमें हीफा की ऑयल रिफाइनरी जो है वो जुज़वी तौर पे तबाह कर दी है। हीफा पावर प्लांट जो है उसको तबाह कर दिया है। राफेल असला साज कंपनी जो है फैक्ट्री वो तबाह हो गई है और न्यू एटम एयरबेस जो है उस पर कामयाब हमले हुए हैं। और इसके साथ ही हनी पार्क तिल अल-बैब में कई इमारतें जो हैं जो दारुल हुकूमत है इनका इसराइल का तिल अल-बैब, वहां पे बहुत सारी इमारतें जो है वो निशाना बनी है। हीफा में तैनात एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी तबाह कर दिया गया है। अब जो आयरन डूम है वो कामयाब क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर बहुत सारी तहकीकात हो रही है कि ईरान के मिसाइल जाकर डायरेक्ट हिट क्यों कर रहे हैं, इमारतें क्यों तबाह हो रही हैं। इसराइली शहरियों के दिमाग में यह डाला गया था कि आप नाकाबिले तस्खीर है, जो मर्जी हो जाए आपके ऊपर तो कोई बम आ ही नहीं सकता। लेकिन अब आ रहे हैं
एक्चुअली जब इसको डिजाइन किया गया था ना आयरन डूम को, तो ये डिजाइन ऐसे किया गया है कि 2 4 5 मिसाइल आएंगे या रॉकेट्स आएंगे तो उनको रोक लिया जाएगा। ये इक्का दुक्का रॉकेट्स के लिए और मिसाइलों के लिए था कि वक्फे वक्फे से अगर कोई मिसाइल आ रहा है, कोई रॉकेट आ रहा है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम 70 मील के अंदर उसको रोक लेगा, उसको तबाह कर देगा। लेकिन इस मरतबा ऐसा हो नहीं रहा। इस मरतबा ये हो रहा है कि मिसाइलों की बारिश हो रही है, तो 4 5 6 मिसाइल रोकने के बाद इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और बाकी मिसाइल जाकर अपने टारगेट के ऊपर हिट होते हैं। और ईरान को इस बात का अंदाजा हुआ गुज़िश्ता साल, जब इसराइल ने एक बहुत बड़ी गलती की और उन्होंने इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया ईरान में, और उसके बाद ईरान ने एक बड़ा अटैक किया था जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे गए थे। उस वक्त ईरान के कुछ मिसाइल्स ने अपने टारगेट पे हिट किया था, और उस वक्त ईरान को इस बात का अंदाजा अच्छी तरह हो गया था कि हम जब भी इन्हें मारेंगे बड़ी तादाद में हमें मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजने पड़ेंगे ताकि इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको डिसीव किया जा सके। तो आयरन डूम जो है वो डिसीव हो रहा है और उससे बड़ी बददिली है, बड़ी परेशानी है। बल्कि जो इनकी हुकूमत है वो खुद कह रही है कि एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है हमारा। जो उनके आर्मी चीफ है इसराइल का, वो भी ये कह रहा है कि हमें नाकामी हुई है हमले रोकने में और बड़ी तेजी से हमले हो रहे हैं, इमारत तबाह हो रही हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, बहुत सारे मखसूस खास जो मुकामात हैं उनको निशाना बनाया ईरान ने। अब हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे बड़े जबरदस्त किस्म के साइंटिस्ट वो ये बैठ के कहा करते थे कि आयरन डूम तो बड़ा जबरदस्त है, आयरन डूम तो मुसलमानों की भी हिफाजत कर रहा है, आयरन डूम तो मुसलमानों को भी बचा रहा है, सिर्फ इसराइल जो है वो यहूदियों को नहीं बचा रहा, इसराइलियों को नहीं बचा रहा। तो देखें उसमें कुछ सवालात हैं। एक तो ईरान जहां पे अटैक करता है वो वहां करता है जहां पे उसे इसराइली टारगेट मिलते हैं, वो मुसलमानों को अटैक नहीं कर रहा या उन इलाकों में अटैक नहीं कर रहा जहां पे मुसलमान रहते हैं। और दूसरी साफ बात यह है कि आयरन डूम जो काम करता है वो भी उन इलाकों में करता है जहां पे इसराइल की हसास तनसीबात हैं या जहां पे इसराइली बड़ी तादाद में रहते हैं या उनके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। आयरन डूम सिर्फ वहां पे काम कर रहा है। अगर कोई मिसाइल किसी ऐसे इलाके में जा रहा है जहां मुसलमान है या किसी ऐसे इलाके में जा रहा है जहां पे आबादी नहीं है, तो आयरन डूम उसे नहीं रोकता, वो उसको जाने देता है। तो जो लोग इसकी तारीफें कर रहे थे वो जरा थोड़ा सा साइंस को पढ़ ले, उन्हें अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन, अब एक मजीद तस्वीर सामने आई है। ये जरा बंदा आप देखें, ये गुज़िश्ता दिनों एक इस्लामी मुजाहिद के तौर पे पेश किया गया। ये जुलानी साहब हैं जिनको लाया गया, बशार की हुकूमत खत्म की गई, वो भी एक बड़ी जालिम हुकूमत थी, उसको खत्म करके शाम में बशार की जगह पे, बशार अल असद की जगह पे सदर बनाया गया जुलानी साहब को। और ये जो आए हैं और छाए हैं, उसके बाद इन्हें वहां पे इक़्तिदार दिया गया, रातों रात ये वहां के सदर बन गए। अब इन्होंने ऐलान किया है कि ये इसराइल की मदद करेंगे। इन्होंने ईरान के खिलाफ इसराइल को सपोर्ट करने का ओपनली ऐलान कर दिया है। अगर आप नक्शा देखें ना जरा मिडिल ईस्ट का, एक मरतबा फिर मैं आपके सामने रखता हूं, तो ये ईरान है और वो सामने इसराइल है। इनके बीच में 4 मुल्क है, एक इराक है, उर्दन है, सऊदी अरब है और शाम है। अब ज्यादातर जो ईरान एयर स्पेस इस्तेमाल करता है वो इराक की करता है या उर्दन की करता है, और कुछ वक्त शाम की भी एयर स्पेस उन्हें इस्तेमाल करनी पड़ती है, और सऊदी अरब को वो अवॉइड करते हैं। लेकिन आप ये देखें इंटरेस्टिंग बात कि सऊदी अरब उनको सपोर्ट कर रहा है, इराक सपोर्ट कर रहा है, और उर्दन जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, और अब शाम भी इसराइल के साथ खड़ा हो गया। और वो ये कह रहे हैं जी इसराइल को बचाने के लिए हम अपनी जमीन फराम करेंगे और अपनी फिजा फराम करेंगे, और यहां पे निशाना बनाया जा सकता है, हम इसकी इजाजत देते हैं इसराइल की जानिब से आने वाले हथियारों को। नाज़रीन, एक और जो असेसमेंट था इसराइल का वो भी खराब हो गया, और वो ये था उनका कि जब भी कभी हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर, तो ईरान रद्द अमल के तौर पर जो अमरीकी बेसिस है उन पर अटैक कर देगा इस रीजन में। लेकिन ईरान ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए बिल्कुल छेड़ा ही नहीं अमेरिका को, और सारा जोर लगा दिया और सारे मिसाइल दाग दिए इसराइल की जानिब, और इसराइल के ऊपर उन्होंने एक भरपूर किस्म का अटैक कर दिया। आज सुबह होने वाला अटैक एक बहुत बड़ा अटैक था, और वहां हर तरफ सायरन ही बज रहे थे। अब इसराइली जो है वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है कि मकबूजा इलाकों को खाली किया जाए, ये इलाके आपके नहीं है, और अब यहां पे जो होगा उसके बाद ये आपके रहने के काबिल रहेंगे भी नहीं। तो इसराइल के लिए ये एक डरावना ख्वाब बन गया। उन्हें लगता था कि अमेरिका इस लड़ाई में घिसट के आ जाएगा, लेकिन अब तक तो अमेरिका इस लड़ाई के अंदर नहीं आया। अमेरिका ने राब्ता किया रशिया से, और वो रशिया को कह रहे हैं कि ईरान को इस लड़ाई से अब रोकें और जंगबंदी करवाएं।
हो सकता है आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों के अंदर ये जंगबंदी हो जाए, जंगबंदी हो जानी चाहिए, लेकिन कम से कम इस जंग के नतीजे में इसराइल को पहली मर्तबा इस बात का आइडिया हुआ कि उन्हें वापस मार भी पड़ सकती है। ईरान ने एक मर्तबा फिर कहा है कि जी वो हर किस्म के ताउन के लिए पहले भी तैयार था और उन्होंने ये कहा कि वो आइंदा भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब ईरान के अंदर ये सोच बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि हमें एटमी कुव्वत बनना चाहिए और हो सकता है कि वो अपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से आने वाले वक्त में अपने आप को मुआहदों से बाहर निकाल लें और उसके बाद वो एटमी कुव्वत बनने की तरफ पेशकदमी शुरू कर दें, क्योंकि इसराइल ने जो उनके साथ किया उसके बाद उनके पास कोई और चांस बचता नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान प्रैक्टिकली कुछ ऐसा नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी हवा में खबरें छोड़ी जा रही हैं कि एक गुमनाम जहाज वो जनाब जाता है और घुस जाता है इसराइल की फिजाओं में और वो तबाहियां फेर देता है, हर तरफ बम्बारमेंट करता है और फिर वो गुमनाम जहाज कहीं और चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं उनका ये दावा है कि जनाब वो कहां से आया, वो कहां गया। ये तो ऐसे कहानी है जैसी सबज चोगे वाले की कहानी थी। हमें सुनाई जाती थी कि जनाब सबज चोगे वाले आते थे, वो बम कैच कर लेते थे जो इंडिया वाले मारते थे। तो ये कहानियां होती हैं, लड़ाई में साइंस चलती है। जब कुफार ने शदीद हमला किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे प्यारा तो अल्लाह ताला को कोई नहीं था, वो भी जख्मी हो गए थे। मुसलमानों को जंगों में शिकस्तें हुई हैं और बड़े बरगजीदा सहाबी मौजूद थे जब मुसलमानों को बाद औक़ात शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो लड़ाई में आपको जो है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है और जुर्रत के साथ लड़ना पड़ता है। यहां पे साइंस के मुताबिक चीजें चलती हैं। अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल तभी होती है जब आप अपनी मदद खुद कर रहे होते हैं और बेहतर अंदाज में समझदारी के साथ चल रहे होते हैं। तो कई लोगों ने कई कहानियां सुनाई है, माजी में भी, अभी भी सुनाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहानी है कि गुमनाम तैयारे आते हैं, बम्बारमेंट करते हैं। भाई ये रेडार्स का दौर है, हवा में आने वाला हर जो एलिमेंट है वो रिकॉर्ड हो जाता है कि कहां से आया और कहां गया। 2 मिनट में पता चलना चाहिए था किस मुल्क से उड़ा, किस एयरबेस से उड़ा, कहां तक आया, क्या किया, कहां चला गया। तो ये सारे फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। तो ये कहानियां हैं, इन कहानियों में आपने बिल्कुल नहीं आना। लोग आपको जज्बाती करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जंग में 2 तरफा नुकसान हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है, इजराइल का भी हो रहा है। जो ईरान का नुकसान है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन इसराइल का नुकसान पहली मर्तबा हो रहा है और एक मिथ टूट रही है कि कोई इसराइल को मार नहीं सकता। तो 57 इस्लामी मुल्कों में या 56 इस्लामी मुल्कों में जिसने जुर्रत की है वो एक ईरान है और उसने करके दिखाया वो जो कोई और नहीं कर पाया, और उसने इस वक्त इसराइल के अंदर मलबे का ढेर इकट्ठा कर दिया है। और ये मनाजिर जो हम गजा में देखते थे वो अब हम इसराइल के अंदर देख रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है वो प्रैक्टिकली इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान इखलाकी नुक्ता नजर से ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान किसी किस्म की मावनत फराम नहीं कर रहा, पाकिस्तान किसी किस्म के हथियार फराम नहीं कर रहा। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बड़े अहम सोर्सेज हैं उनसे बात हुई है और मैंने अंदर से खबर निकाली है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। किसी किस्म की जो सपोर्ट है फिजिकल, वो ईरान को पाकिस्तान नहीं दे रहा। ये सारी कहानियां हैं कि जनाब हम ऑपरेशन डिजाइन कर रहे हैं। ये वैसी कहानी है जैसे नवाज शरीफ ने इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन डिजाइन कर दिया था, वैसे ही जनाब इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन डिजाइन कर दिया ईरान का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी कहानियां हैं। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और वो अपनी लड़ाई अच्छी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने उनको इखलाकी सपोर्ट दी है। हाँ, पाकिस्तान फिजिकल सपोर्ट इस बुनियाद पे दे सकता है कि इसराइल भी फिजिकल सपोर्ट देता है इंडिया को जब वो पाकिस्तान के साथ लड़ता है। पाकिस्तान और कुछ ना करे, ईरान से पेट्रोल लेना शुरू कर दे, तेल लेना शुरू कर दे सस्ता। अभी पता चल जाएगा सारी दुनिया को और उसमें ईरान का फायदा भी हो जाएगा और दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं। पाकिस्तान अभी किसी किस्म के भी आलमी सतह के ऊपर पंगे के मूड में नहीं है और ना ऐसी पोजीशन में है। अब आज नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर यहां बहुत सारी खबरें। एक तो नाज़रीन बड़ा अजीबोगरीब दावा कर दिया। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है हुकूमत के लोग और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। इमरान खान साहब ने कहा था, यानी मरियम नवाज की हुकूमत ने दावा कर दिया कि इमरान खान के दौर में पेट्रोल 400 रुपए लीटर था। हम रोटी को चोची कहते हैं। ये पाकिस्तानी सारे बेवकूफ हैं, पाकिस्तानी सारे भुलक्कड़ हैं, या ये सारे के सारे कोई शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस के मरीज हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा और आप कहेंगे 400 रुपए लीटर था, कल आप 500 रुपए लीटर भी कह देंगे। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत 145 रुपए लीटर थी। 145 रुपए डीजल मिल रहा था, 150 रुपए पेट्रोल मिल रहा था
और मुंह उठा के कह रहे हैं ये लोग कि 400 रुपए लीटर इमरान खान के दौर में पेट्रोल था, अब हमने सस्ता कर दिया। नहीं जी नहीं, आपने महंगा कर दिया, डबल कीमत पे आप पेट्रोल बेच रहे हैं। आलमी मंडी में जब महंगा था तो इमरान खान सस्ता दे रहा था, आज आलमी मंडी में सस्ता है तो आप लोग महंगा दे रहे हैं। यास्मीन राशिद साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया अपनी कैद को लेकर, और ये उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं पहले आपको ये बात बता भी चुका हूं कि एक्चुअली यास्मीन राशिद साहबा को जो अंदर रखा गया है वो नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे रखा गया है। यास्मीन राशिद साहबा कहती है कि नवाज शरीफ की ईमा पर मेरी जमानत नहीं होने दी जा रही, क्योंकि नवाज शरीफ मुझसे खौफजदा है। वो जानते हैं कि अगर मैं रिहा हो गई तो हल्के में निकलूंगी और उसका फॉर्म 45 से मसक शुदा चेहरा बेनकाब करूंगी, यानी जो असल फॉर्म 45 वो लेकर आऊंगी और नवाज शरीफ का जो मसक शुदा चेहरा है वो मैं बेनकाब करूंगी हल्के में निकलकर। हल्के की आवाम निकलेगी और बताएगी कि वोट किसे दिया था। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने जेल में गुफ्तगू की है, जिसे शाकिर अवान साहब ने रिपोर्ट किया। और यही बात मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के लिए और सनम जावेद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके हैं। मैं फिलहाल तक की बात कर रहा हूं, अभी तो बाप बेटी बहुत डरते हैं। मैं इनका बजट पढ़ रहा था, ये ऐसे खुद पसंदी का शिकार है, ऐसे ज़हनी मरीज हैं कि वो एक ही सफा मेरे सामने आया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा ये पागल है ये लोग, और फिर मुझे पता चला वाकई पागल है, ज़हनी मरीज है। पंजाब हुकूमत का बजट आप निकालें, वो जो एक सफा मेरे सामने आया मैं उसे देख रहा था, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ मरियम नवाज, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट मरियम नवाज इंस्टीट्यूट, फलाना इदारा नवाज शरीफ, फलाना इदारा मरियम नवाज, फलाना इदारा वजीर आला, फलाना इदारा नवाज शरीफ। यानी हद हो गई। ऐसे लग रहा था कि मैं कोई पंजाब हुकूमत का बजट नहीं पढ़ रहा, बल्कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं कोई शरीफ खानदान की डायरी पढ़ रहा हूं, या इस खानदान पे लिखी हुई किसी इनके टाउट की शायरी पढ़ रहा हूं। अजीबोगरीब वैसे खानदान है, पागलपन की हद तक ये खुद पसंदी का और नरगिसियत का शिकार है। और देखें हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हम पर ये लोग मुसल्लत किए हैं, ज़हनी मरीज। और एक और ज़हनी मरीज की कहानी बताता हूं आपको मैं। ये पाकिस्तान का वजीर खजाना लगा हुआ है, इसके काम चेक करें आप जरा। वो कहता है जी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अमीर है, हर घर में 3 तरह के खाने तैयार होते हैं, गरीब भी 2 वक्त महंगा चिकन खाते हैं, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो कौन देगा। ये वजीर खजाना है। पाकिस्तान में इस वक्त 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आधे पाकिस्तानी इस वक्त गरीब है। लोग बिजली के बिल जमा नहीं करवा पा रहे, गैस के बिल जमा नहीं करवा पा रहे, बच्चों के स्कूलों की फीसें जमा नहीं करवा पा रहे, लोग उधार ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, लोगों की दाल रोटी नहीं चल रही है, एक टाइम का खाना पकाना मुश्किल हो गया है। और ये शख्स क्योंकि देखे ना, इसका आवाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना कभी ये वोट मांगने गया, ना कभी इसने वोट मांगने जाना है, ना इसका पब्लिक से ताल्लुक है, ना इसको कभी पब्लिक ओपिनियन या उनकी हालत का पता चलेगा। ये तो एसी वाले दफ्तर में बैठने वाला बंदा है। इसको तो जो आगे बाबू बता देंगे टाइयां पहन के, तो ये कहेगा जी ऐसे ही मुल्क चल रहा होगा। इसको तो जो कहानी आप सुनाएंगे ये उसी को हकीकत मान लेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से इसका ताल्लुक कोई नहीं है, ये अवाम में जाता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि अवामी नुमाइंदे को हुकूमत मिलनी चाहिए, ताकि उसे अवाम के दुख और दर्द का एहसास हो। जिन लोगों को ऊपर से लाकर मुसल्लत किया जाता है बंद कमरों में फैसले करके, इसीलिए तो इमरान खान हकीकी आजादी मांग रहा है कि मुंतखब हुकूमत आए और अपनी मर्जी से फैसले करे। अब इस आदमी को क्या पता कि आम आदमी के घर में क्या चल रहा है। वो कह रहा है जी बहुत अमीर हो गए पाकिस्तानी, मौजा हो गया, इनसे टैक्स निकलवाओ। भाई आम आदमी को आपने कमर तोड़ दी है, तनख्वाहदार तबके से आपने टैक्स छीन छीन के उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो ताकतवर अशराफिया और अमीर लोग हैं उनसे आप टैक्स ले नहीं सकते। नादरीन एक और बहुत बड़ी खबर है, बड़ी जबरदस्त खबर है, बल्कि मैंने खबर सुनी मैं बड़ा खुश हुआ कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। और ये रिजवान गलजी साहब ने खबर दी है, आमिर मुगल साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया है। वहीं से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि तलत हुसैन जो एक जर्नलिस्ट है, इन्हें पाकिस्तान टेलीविजन में नौकरी मिल गई है। तलत हुसैन को पाकिस्तान टेलीविजन में नौकरी मिल गई है, और टेलीविजन पाकिस्तान का जो है उसमें नौकरी जब मिलती है तो आपको मखसूस खिदमात के एतराफ़ के नतीजे में ये नौकरी मिलती है। यानी आपको वो खिदमात देनी होती हैं और मुसलसल देनी होती हैं, खुशामद आपको करनी होती है, हुकूमत का बयानिया आपको चलाना होता है, एस्टेब्लिशमेंट के जूतों को साफ रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद बिलाखिर आपको पाकिस्तान टेलीविजन में नौकरी मिलती है। ऐसे मिलती नहीं है। बहुत कम कभी ऐसा हुआ कि मेरिट के ऊपर कोई बंदा आया। हाँ, मेरिट पे लोग आए पाकिस्तान टेलीविजन में, एक दौर हुआ करता था, लेकिन अब तो मेरिट शेरिट गया। और जिस तरह के लोग पाकिस्तान टेलीविजन पे लाकर बिठाए गए हैं, उन्हें देखकर तो कानों को हाथ लगाए जाते हैं कि अवाम के पैसों से इन लोगों के घरों में
पैसा भेजा जा रहा है, इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं और इनकी जेबें भरी जा रही हैं। बहरहाल एक और शख्स वो जिस चीज के लिए मुस्तहिक था वो चीज उसको मिल गई है। नाज़रीन, पीआईए की खरीदारी के लिए पाक फौज का एक इदारा है, फौजी फर्टिलाइजर है, उसने भी अब ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लेटर जो है सर्कुलेट कर रहा है। अंदाजा करें आप, एक इदारा दूसरे इदारे को खरीदेगा। मैं इसके ऊपर तफसील से बाद में बात करूंगा, ये पाकिस्तान में एक्चुअली हो क्या रहा है और ये किस किस्म का एक मॉडल पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो तुर्की के जो हैकर्स हैं उन्होंने की है वो भी मेरे सामने आई। मैं चाह रहा हूं ये आपको दिखाऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तुर्की के जो हैकर्स हैं उनका एक ग्रुप है, उन्होंने इसराइल का जो सिस्टम है जो मिसाइल के लिए अलर्ट जारी करता है उसको हैक कर लिया और इसराइल के अंदर जगह जगह उन्होंने चलाना शुरू कर दिए हूटर्स, सायरन चलाना शुरू कर दिए, खतरे के सायरन। तो जनाब अलार्म चल रहे हैं इसराइल के अंदर और वो चला कौन रहा है? तुर्की के हैकर्स चला रहे हैं। लोग सड़कों पे लेटे हुए हैं, गाड़ियों के नीचे घुस रहे हैं, कोई उधर लेट रहा है, कोई उधर लेट रहा है, अजीबोगरीब मनाजर चल रहे हैं। तो तुर्की ने भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाल लिया। उन्होंने और कुछ नहीं किया, तो उनके हैकर्स ने जो अलार्म सिस्टम है उसको हैक करके वहां पे अलार्म बजाना शुरू कर दी। तो इस किस्म की चीजें भी रिपोर्ट हो रही हैं। ये रॉयटर्स उर्दू ने इसको रिपोर्ट किया है, ये खबर मैंने आपको वहां से पहुंचाई है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।